सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी आप लोगों को उसी तरह पसंद आएगा जैसे पहले पसंद आया। मेरे पास अक्सर ये कहा जाता है, सर हम बहुत तैयारी करके जाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सब कुछ तरीके से करके सिस्टमेटिक करते जाते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता, उतना प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ जितना मुझे करना चाहिए। इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मैसेज आते रहे मेरे पास, तो उसी को लेके एक चर्चा के लिए एक समय निकाला गया और उस पर बात करने के लिए हमारे सब लोग मिले हैं। ज़्यादा हम लोग नहीं बोलेंगे, आपको ज़्यादा बोलना है, तो एक बार हम पुराना रिमाइंड कर लेते हैं पहले तो, ठीक है ना। तो हमारे पिछली बार जो 5 पॉइंट थे जिन पे हमें चर्चा करनी थी, तो पहला था आइडेंटिफाई द मिशन, आपने कर ही रखा पहले से ही। सेकंड पॉइंट था हमारा मेक स्ट्रेटजी टू अचीव योर गोल, गोल को कैसे प्राप्त करना उसके लिए स्ट्रेटजी तैयारी कर ली होगी आपने। हमारा थर्ड पॉइंट था हैव ए इंडस्ट्रियल एटीट्यूड। इंडस्ट्रियल मतलब आपको सभी को पता है, इंडस्ट्री का मतलब होता है कि मार्केट में अपनी बादशाहित बनाए रखना, मतलब टॉप पे अपनी कंपनी का नाम बनाए रखना। फोर्थ पॉइंट है ऑलवेज बिलीव इन गॉड और इन योर सेल्फ, अपने में बस विश्वास रखना है और भगवान पे विश्वास रखना है कि जो हम करेंगे वो ठीक होगा। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें 80% प्लानिंग करें और 20% इम्प्लीमेंटेशन करें, जिससे हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। ये पेरोडिज का बहुत पुराना एक प्रिंसिपल्स है जो हमने आपको एक दिया था, सिलेबस आप सबके पास होगा। कवर कैसे करेंगे इसका प्लान आपने कर लिया होगा, डिसिप्लिन से कैसे आगे बढ़ना ये आपने कर लिया होगा, एक शेड्यूल बना लिया होगा यूनिट वाइज कि हमें किस प्रकार से किस किस यूनिट को ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, ये भी हो गया होगा। मेहनत जो करनी है, स्ट्रेटजी जो बनानी है, गाइडेंस है, किस गति से काम करना है, किस रिसर्च काम करना है, कर ही लिया होगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिल गया होगा, नहीं तो कोशिश करके आपस में डिस्कशन भी हो गई होगी। स्पीड पर, टारगेट स्कोर पर, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर निश्चित रूप से चर्चा हो ही गई होगी, आप लोगों ने तय कर लिया होगा कि क्या करना है। साइंटिफिक फीडबैक के लिए मैंने बोला ही था आपको कि कैसे कैसे करना है, बता दिया था। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करें अपना, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और सेल्फ फीडबैक भी मिल जाए। श्रेष्ठ बने रहने का मंत्र जो बताया था, हैव ए इंडस्ट्रियल एटीट्यूड, फीडबैक अपना परमानेंट लेते रहें। और मैं एक सच्चाई बता दूं आपको, सच्चाई यही होती है कि जितना दूसरा बताएगा उससे ज़्यादा तो आप जानते हैं अपने बारे में, तो इसलिए अपने पे भी विश्वास करें, दूसरे पे भी विश्वास करें जो आपके बारे में बता रहा है। समय के हिसाब से तय कर लें, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा है जितना पहले था। आईटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। पेरोटेज का प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए मैं बता देता हूँ। 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट आते हैं और 80% प्लानिंग करते हैं तो 20% रिजल्ट आते हैं। तो प्लानिंग नहीं करना है, हमें सब कुछ करना है इस पर। देखिए दूसरा भी एक पिक्चर आपके सामने है, 20% एफर्ट करते हैं उसका 80% रिजल्ट आता है। उसी प्रकार से हमारे प्रयास भी रहता है। शॉर्ट नोट के बारे में बता दिया था, कम से कम 1000 वर्ड आपको नए नए करना है, कैसे करना है वो भी बता दिया था मैंने आपको एक बार। एक देखो इस दौरान एक हमें नया वर्ड मिला है इसमें, जो इन्फिनिट मिनट में नया ऐड हुआ है उस दौरान, जिससे हमने चर्चा की थी 1 महीने के अंदर, शोध चक्र। इसके बारे में भी पढ़ लें क्योंकि नया वर्ड है। शोध चक्र ये था कि पहले क्या होता था, वन वे कम्युनिकेशन होता था, जितने सारी चीज़ें चलती थी वो वन वे चलती थी, कि हम उसको नहीं कर पाते थे। मतलब हम उनको का फीडबैक देना चाहें या कुछ आंसर करना चाहें या उनसे कुछ जवाब लेना चाहें तो पहले नहीं होता था, ये चेंज हो गया है थोड़ा सा। अब इसमें एक सर्कल बन जाएगा जो चलता रहेगा, इसको शोध चक्र बोलते हैं। जैसे स्पाइरल मेथड आपने पढ़ा होगा कि एक समस्या खत्म होती है दूसरी शुरू होती है, उसी प्रकार से हमारा ये है। रिसर्च सपोर्ट टूल्स के बारे में बात की थी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पहली बार शब्द सुनने को मिल रहा हो
या सुना हो, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी। टूल्स फॉर लिटरेचर सर्च, सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटाबेस, टूल्स फॉर मैनेजिंग योर लिटरेचर, जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसका लिटरेचर कैसे मैनेज करें उसके बारे में है ये। टूल्स फॉर साइटेशन एंड रेफरेंस मैनेजमेंट, जो आपने रिसर्च किए हैं उसको लास्ट में रेफरेंस भी डालने होते हैं किसी भी शोध वर्ष के लास्ट में, कि आपने किस किस से क्या क्या पढ़ा है, स्टडी किया है, उसको मैनेज करने के लिए होते हैं। टूल्स फॉर टेक्निकल राइटिंग, जिसके बारे में हमने बात की थी, ग्रामरली है, एक नया सॉफ्टवेयर आया था उसके ड्रिल बिट के बारे में भी बात करी थी मैंने। तो ये सारी चीज़ें टूल्स फॉर अवॉइड प्लेगियम, आपने क्या क्या कहाँ कहाँ से क्या उठाया है तो कॉपी नहीं किया हो, इसको अवॉइड करने के लिए टूल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। शॉर्ट नोट कैसे बनाएं उसका एक शॉर्ट नोट भी दिया था मैंने, ये पहले भी दिया था दोबारा भी आपको बता रहा हूँ। रिसर्च टाइप, टेक्नोलॉजीज के बारे में बता दिया था मैंने। फिर एक बार यहाँ से थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमने जहाँ से शुरुआत की थी, जो हमने स्टार्टिंग की थी। हम सब मेहनत बहुत करते हैं पर परिणाम नहीं आता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुझे भेजा है सब लोगों ने कि सर हम किस प्रकार स्टडी करें जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा आए और हम लोग जो एक अचीव करना चाह रहे हैं वो वास्तव में हो जाए। तो मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हमारे बहुत सारे यहाँ साथी रिसर्च स्कॉलर होंगे, जिन्होंने कुछ रिसर्च स्कॉलर होंगे, कुछ रिसर्च कर चुके होंगे। रिसर्च का एक सिद्धांत होता है, जब रिसर्च हमारा फाइनल हो जाता है कि किस टॉपिक पे करना है, टॉपिक डिसाइड हो जाने के बाद फिर एक आउटलाइन बनता है जिसको खाका बोलते हैं, जो जिस पे हमें काम करना होता है। वैसे ही हमने आउटलाइन भी बना के तैयार की थी कि हमें किस प्रकार से स्टडी करना है, क्योंकि एक बहुत ही ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी वैल्यू बहुत है और हर व्यक्ति चाहता है कि हम नेट क्वालिफाई हो। करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, बताने में जो अच्छा लगता है, तो वो एक अलग प्रकार की फीलिंग पैदा करता है। इसीलिए रिसर्च टॉपिक डिसाइड हो जाने के बाद आउटलाइन बन जाती है, क्या करना है और कैसे करना है। आई एम श्योर इतना तो आप सबको पता हो गया होगा कि हमने जो पिछली कार्यक्रम में जो बताया था वो हमने उतना कर लिया है। इतना समझ में तो बहुत आसानी से आ गया होगा। अगला बात करता हूं मैं, आप में भी जो जैसे रिसर्च टॉपिक डिसाइड हो जाता है, ऐसे आपने भी टॉपिक प्रायोरिटी डिसाइड कर ली होगी, लिस्ट तैयार की होगी, अपनी अपनी बनाई होगी, क्या क्या अब इस बचे हुए इतने दिनों में हमें क्या पढ़ना है। जो भी 20 दिन बचे हों या 25 दिन बचे हों, जब भी एग्जाम होगा, कल का जो स्टडी प्लान है आज करके सोना है, क्योंकि कल उस पर काम करना है, सुबह नहीं बनाना है। ये भी आपने कर लिया होगा, लिस्ट बना के तैयार करते हैं। अगर आप ऐसे करते रहते हो, चेक करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। कुछ लोग कहते हैं सर इसमें बहुत परेशानी होती है। परेशानी कुछ दिन होगी, फिर ये आपकी आदत में आ जाएगा। आप इसका रिजल्ट आपके व्यक्तिगत जीवन पे भी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जब भी कोई काम मिलेगा, टास्क मिलेगा, आप उसको डायरी पे नोट करेंगे, हाइलाइटर लगाएंगे, उस पर मार्क एरो लगाएंगे और वो आपको अगले दिन करना है। व्हाट टू डू, जो भी करना है वो आप उस पर मार्क करके रखेंगे, अगले दिन जाकर उस पर काम शुरू कर देंगे। ये बहुत छोटी चीज़ है, 1-2 दिन होगी, हो सकता है 1 आध सप्ताह परेशानी हो, लेकिन आपको बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया कि जो लोग इस तरह करते हैं, जो अपना शेड्यूल टॉपिक प्रायोरिटी पर रखते हैं, बना के रखते हैं, उनको वो व्यक्ति सफल ज़्यादा होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, एक रिजल्ट बताता है, एक रिसर्च बताती है, ऐसे लोग ज़्यादा सफल होते हैं। कुछ लोगों के सवाल थे सर हम रूटीन का काम करते हुए भी तैयारी कैसे करें। मैं उनको बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति रूटीन में काम करता है, डेली ऑफिस जाता है, उसके बाद जो पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, उसके रिजल्ट तो वास्तविक बहुत सरप्राइजिंग होते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ चोरी नहीं कर रहा है, एक ईमानदारी दिखा रहा है, सब कुछ करते हुए भी अपना काम करता है। उसका रिजल्ट तो बिल्कुल अलग हो सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।
और कॉन्फिडेंसली ये हम कह सकते हैं कि उसका जो डेली रूटीन करते हैं, जो उसका परसेंटेज होता है, रिकॉल होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, वो बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं हम कारण की। इसका मुख्य कारण क्या होता है? हम पढ़ के जाते हैं और रिजल्ट नहीं आता है। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। फिर आप कहेंगे क्या करना चाहिए मुझे? हम क्या करते हैं अधिकतर, या तो रटते हैं या उस जबरदस्ती उसको ऐसा करते हैं कि हमें वो केवल रिमाइंड बना रहे, हम उसको समझते नहीं हैं। हम जो स्टडी करते हैं वो एग्जाम में नहीं आता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो अब ऐसा क्या पढ़ें? वो भी मैंने पिछली बार बताया था, 70% ऐसा होता है जो अननोन होता है, जाना नहीं होता हमारा। सिलेबस में जाकर के उसको देखें, जो भी नया वर्ड लगे उसको लिखें। मैंने पहले भी बताया था, शॉर्ट नोट बनाएं। क्योंकि आज हम इस डिस्कशन पे बात करने वाले हैं, इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम 3 घंटा पढ़ें और 70% से ज़्यादा हमें रिजल्ट मिले। ये कैसे पॉसिबल है, ये इस पे आज चर्चा करेंगे। मैंने ये भी बताया था कि ये समय के हिसाब से तय कर लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया है, आपने नोट्स बनाना शुरू कर दिए हैं, तो आपको भी ये छोटी चीज़ बता रहा हूँ, आपको भी बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आगे बढ़ता हूँ कि जब आपने पहली बार पढ़ते हैं तो बताते हैं उसका रेशियो होता है, एक रिसर्च में पाया गया कि 30 से 40% याद रहता है, बाकी 60% या 70% निकल जाता है। अगर आप नोट्स बनाते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूँ उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है। आपने पढ़ा है, समझा है, लिखा है, ये आपका एक तरह का पिक्चराइजेशन हो गया है, आपने के दिमाग में एक सेट बन गया है कि आपको क्या करना है। इसी तरह का हम जब आपके लिए तैयारी कर रहे थे, तो एक मुझे भी फॉर्मूला मिला, इसको बोलते हैं स्टिक। स्टिक का जब हमने सेंस देखा तो उसने एक परसेंटेज शो कर रखा था। एक स्टडी में पाया गया कि एक फॉरेन लैंग्वेज किसी को याद करनी थी, फॉरेन लैंग्वेज के कीवर्ड दिए गए, कुछ बच्चे ऐसे रखे गए उन्होंने कि जिन्होंने 15 घंटे दिए थे, और उन्होंने 15 घंटे पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट देखा उनका तो 30 से 40% आया। और एक टीम ऐसी थी जिनको 15 घंटे दिए गए थे, लेकिन उनको टुकड़ों में दिए गए थे। किसी को 3 घंटे पढ़ाया गया, छुट्टी कर दी, फिर 3 घंटे पढ़ाई की, फिर छुट्टी कर दी, फिर पढ़ाई की, फिर छुट्टी कर दी। उनका रिजल्ट 70% प्लस था। आप कहोगे ये कैसे? तो उसी में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, स्टिक फॉर्मूला। स्पेसिंग, स्पेसिंग का मतलब है आपने 25-5 का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं कि आपने 25 मिनट आपने पढ़ा है और 5 मिनट का ब्रेक लिया है, फिर 25 मिनट पढ़ा है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया है। पढ़ने का मतलब, हमारा स्टडी करने का मतलब ये है कि अगर हम पढ़ते हैं तो रटते हैं, रटते मतलब स्कोर, आप स्टोर करते हैं। हमारा ब्रेन क्या चीज़ है, हमारा ब्रेन जो समझता है वो समझता है पैटर्न को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, आप कहीं घूम के रहे, आपको कहीं घूमने गए होंगे, आपको पता है कि 70-80% याद रहता है कि हमने क्या क्या देखा, वहाँ क्या क्या चीज़ थी, कैसे कैसे गए थे। तो ये जो फॉर्मूला है, ये हमारे इस पे भी, स्टडी पे भी लागू होता है कि हम क्या क्या देख के आए, क्या क्या समझ रहे हैं। तो इसलिए स्टडी मतलब रटना नहीं है, स्टोर करना नहीं है, हमें एक पैटर्न दिमाग को देना है कि जिससे उससे ज़्यादा याद रहे। टाइम टेबल में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, मूड के हिसाब से स्टडी करना है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मूड के हिसाब से पढ़ने से हमारा जो आउटपुट होता है वो ज़्यादा होता है। कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें? एक्चुअल फोकस टाइम, छोटे छोटे सेगमेंट बनाएं, उनमें पढ़ें। जो फॉर्मूला स्पेसिंग का है उस पर काम करें। और अगर आप वो कर लेते हैं, 25-5 का फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक छोटा सा प्लान एंड रिवार्ड, आप डेली का टारगेट जो हमने बताया था डेली बनाए और टाइम टेबल उस पर काम करें, डेली का रिकॉर्ड कर लेते हैं तो अपने आप को उसको एक छोटा सा उपहार दें। स्मार्ट स्टूडेंट, स्पेसिंग में ही अभी हैं हम। स्मार्ट स्टूडेंट क्या होते हैं? एक
बहुत बोलते सर वो बहुत स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है। उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आप लोगों को लेके आया। स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो कठिन से कठिन टॉपिक को बहुत आसान भाषा में समझ ले और दूसरे को समझा दे। जब चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप समझ लीजिए कि आपको टीचर बनना है, दूसरे को समझाना है, तो समझ लीजिए आपको वो समझानी पड़ेगी जो सारे लोगों को समझ में आ जाए। उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। जिस दिन ये आपके अंदर आ गई, क्वालिटी आ जाएगी, इंटेलिजेंट बन जाओगे, स्मार्ट बन जाओगे। इसी का छोटा सा एक हमने पार्ट और लिया है, फैक्ट्स एंड कंसेप्ट। फैक्ट और कंसेप्ट में बहुत छोटा सा अंतर है। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। साल्ट, नमक, सोडियम और क्लोरीन से बना होता है। ये हम सबको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पढ़ी होगी। ये है फैक्ट। कैसे बनता है ये कॉन्सेप्ट, इसको समझने के लिए आपको वो सारी केमिकल प्रोसेस करनी होगी जो इसको साल्ट बनाने में होती है। अगर ये दोनों समझ गए, फैक्ट और कंसेप्ट, तो आप इंटेलिजेंट बन गए। इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे बना के रखा था दिखाने के लिए आप लोगों को। एक मैं वीडियो प्ले करता हूं यहां से। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी स्क्रीन दिख रही है? जी सर ना, क्या मुझे बता सकते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों में क्या अंतर है? सॉरी मैं Yes, किस sir. सेंस में चल रही है नहीं तय कर पा रहा हूँ। मतलब आप अपने लेवल पे तय नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं? सर प्रश्न की डिमांड क्या है ये नहीं समझ पा। प्रश्न की डिमांड ये है कि राष्ट्रगान क्या होता है और दूसरा डिमांड है प्रश्न की कि राष्ट्रगीत क्या होता है। तो आपको इसके बीच में अंतर बताना है। जैसे मुझे नहीं पता है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रगीत क्या है, आप मुझे बताइए। मुझे ये बताइए कि इन दोनों गीतों को गाने से संबंधित क्या कोई प्रोटोकॉल है? अगर प्रोटोकॉल में है तो क्या एक ही प्रोटोकॉल है या अलग अलग प्रोटोकॉल है? दो अंतर तो ऐसे आप मुझे बता सकते हैं। जी सर। सर राष्ट्रगान है जन गण मन और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रगान गाने के कुछ सर वॉइस protocols नहीं हैं, आ रही जैसे है इसके समान में खड़े होना, 52 सेकंड में इसको पूरा वीडियो करना। की। राष्ट्रगीत के संदर्भ में ऐसे मुझे वीडियो की आवाज वॉइस सुनाई नहीं नहीं आ पड़ रही। रही? वॉइस नहीं आ रही है आपके पास? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही? नहीं सर, वीडियो की वॉइस। एक बार और मैं सर प्ले करता वीडियो, हूँ जी। अच्छा कोई वीडियो की वॉइस नहीं आ प्रावधान भी है जो इसका संबंध राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत से है? सर मुझे आइडिया नहीं। कोई फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी? सर जो राष्ट्र के सम्मान के प्रतीक हैं, जो राष्ट्र के प्रतीक हैं उनके प्रति सम्मान अभी आ रही है तो उसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों शामिल। अच्छा ये बताइए कि नो सर। क्या सेंसस की कोई नहीं जो सर, अनकंट्रोलेबल हैं अभी भी नहीं आ उनके रही? बारे में ध्यान ना देकर नो जो सर। चीजें कंट्रोल की जा सकते हैं कि चलिए राष्ट्रगान ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में, इसमें सुन लीजिएगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है। तो उस बच्चे को समझ में नहीं आया तो उसने तुरंत क्वेश्चन किया कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या आंसर चाहता है। इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना? मैं भेज दूंगा, इसकी लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो हम डिस्कशन कर रहे थे फैक्ट एंड कंसेप्ट पे, ये हमारा क्लियर हो गया। वीडियो से नहीं समझ में आ पाई कोई बात नहीं, हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा होता है एक प्रॉपर सिटिंग। प्रॉपर सिटिंग का मतलब समझ रहे हो? सिटिंग का मतलब होता है हम डेली ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में एक आपकी सिटिंग होती है। अगर आपको रोज रोज इधर उधर बिठा दिया जाए, कहीं यहाँ बिठा दिया जाए, कहीं वहां बिठा दिया जाए, तो क्या उतनी इफिशियंसी से काम कर पाएंगे जितना करते आ रहे हैं? यस या नो? कर पाएंगे क्या? तो इसके लिए आपको अपना एक स्टडी रूम या स्टडी टेबल बनानी होगी जिसपे आपके स्टडी का सामान या मटेरियल आपके पास रखा हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्या आप किसी भी पिकनिक स्पॉट का मजा गूगल मैप से ले सकते हैं? यस या नो? तो इसलिए जब पिकनिक स्पॉट का फोटो देख करके गूगल मैप से मजा नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए स्टडी का मजा भी हर जगह नहीं लिया जा सकता है। उसके लिए एक प्रॉपर पीस चाहिए होती, शांति चाहिए होती है, एक टेबल चाहिए होती है, एक रूम चाहिए होता है, चाहे जैसा भी हो।
जिसके पास जैसा है। हम तो देखे हैं, बहुत सारे बचपन में हमने देखे, हमारे फ्रेंड ऐसे थे जिनके पास पहले घास फूस के छप्पर हुआ करते थे, उसमें हमने स्टडी रूम बना रखा था, अपना एक छोटा सा कॉर्नर बना रखा था, शाम को लालटेन जलाते, लैंप जलाते, तो वो स्टडी करते थे उसमें, ठीक है ना। तो जैसे गूगल मैप से हम नहीं ले सकते हैं, पिकनिक स्पॉट के फोटो से हम मजा नहीं ले सकते, ऐसे स्टडी रूम भी एक अपना होना चाहिए। कितना क्लियर हो गया? अब आते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग मैंने पहले ही कहा, जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, उतने ही आपको इसमें मजा आने वाला है। जितना सारा आप टेस्ट दोगे उतनी चीजें आपके रिजल्ट, आपका रिजल्ट उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे ये तो मैंने पढ़ा है, इसको ऐसे नहीं, इसका क्वेश्चन कुछ और था, इसमें ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ थे, वो मैंने ऐसे सही किए थे। जितना सारा टेस्टिंग करोगे वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इंटरलीविंग, इंटरलीविंग का मतलब होता है राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग। आपने पढ़ा, रिकॉल किया, राइटिंग की, फिर रीडिंग किया, फिर राइटिंग की, ये एक अपना टेस्टिंग का मोड भी होता है। और इसको हम बोलते हैं माइंड लर्निंग। माइंड लर्निंग मतलब होता है हमने जो भी दिन भर स्टडी किया, जो लोग डेली रूटीन में काम करते हैं, वो छोटी छोटी पर्चियां अपनी जेब में रखे रहते हैं, जब भी मौका मिला तुरंत पढ़ लिया, उनको रिट्राइव कर लिया, देख लिया कि हमने पूरा अपना टारगेट। बहुत सारे लोगों को देखा है जो मनन करते रहते हैं, ऑफिस में भी बातचीत करते रहते हैं, सब कुछ करेंगे। इस समय जो रूटीन में जॉब करते हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फालतू की जगह बैठना बंद कर दें, थोड़ा अपने आप पर ध्यान दें। जब भी खाली टाइम हो आप अपनी पर्ची निकालें और स्टडी करें। कैटेगराइजिंग, आप सब लोग जानते हो कि अगर हम चीज़ों को अगर कैटेगराइज कर देते हैं तो हमें उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे जैसे हम डिवाइड, जैसे कैटलॉगिंग का अलग है, क्लासिफिकेशन का है, आईटी अलग है, रिसर्च अलग है, इस प्रकार से अगर हम इनकी कैटेगराइज कर दें तो हमें बहुत आसान हो जाता है समझने में कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ये कैटेगराइजिंग हो गया। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम हॉल की। सब जानते हैं एग्जाम हॉल में बचपन से एग्जाम देते चले आ रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं, हमें बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कूल रहें, कॉन्फिडेंस रहें। मैनेज टाइम, मैनेज टाइम का मतलब हम यहाँ पे बता रहे हैं, अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लिए तो आपका 50% टाइम भी कंज्यूम हो गया है। ये मैच होना चाहिए दोनों, टाइमिंग का और क्वेश्चन का। अटेम्प्ट ऑर्डर, टिक द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन, किसी की आवाज आ रही है, जरा ध्यान दें उस पर। तो अटेम्प्ट ऑर्डर, अटेम्प्ट ऑर्डर पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। टिक द क्वेश्चन, अगर जो आ रहा है पढ़ते पढ़ते आपको, उनको टिक करें। इग्नोर द सराउंडिंग्स, आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन कानाफूसी कर रहा है, कौन इंडिविजुअल बात कर रहा है, कौन सी टीम आई हुई है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। अटेम्प्ट ऑर्डर से हमारा संबंध बताते हैं आपको, जो बताते हैं आपको हम। अटेम्प्ट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपने, जब हम सब लोग बोलते हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पेपर को एक बार पूरा देखेंगे। आप उठा करके 10-12 पेज का पेपर है, 25 पेज का पेपर है, आप उठाकर धीरे धीरे उसको एक एक क्वेश्चन को नजर डालते जाइए और पढ़ते जाइए लास्ट तक। इस दौरान आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको पता है कि इसका आंसर ये है, आपने पढ़ लिया है, तो आप तुरंत उस पे आंसर पे टिक लगा दें। और जिसको आपने अटक गए कहीं पे कि ये हमने पढ़ा नहीं है लेकिन इसका आंसर ये हो सकता है, तो तुरंत उसका ऑप्शन टिक कर दें, जिससे हमें वापसी में समय खराब ना करना पड़े। अटेम्प्ट ऑर्डर पे आगे जब हम पहले से लेकर के एंड पेज तक चले जाते हैं, मैं आपको रियलिटी बता दूं, मैंने जितने सारे 2, 3, 4 एग्जाम जो भी दिए हैं, मैंने आगे से पढ़ना शुरू किया, पीछे तक गए, जो टिकाता गया उनको करते गए। लास्ट में हम करना शुरू करते थे, जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसको पहले अटेम्प्ट करते थे, वहीं से अपने ओएमआर सीट पे भी हम उसको फिल करते आते थे। साथ ही साथ कहीं भी हम ब्लैंक नहीं छोड़ते थे, उसको वहीं से अटेंड करते हुए चले आते थे। उससे क्या होता था, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। जब आप 90 क्वेश्चन कर लेंगे और आपने पहले से 5 क्वेश्चन आपने टिक कर रखे हैं, तो तुरंत आपके कितने हो जाएंगे, 85। अगर 80 कर रखे हैं, अगर 5 क्वेश्चन आपने पहले टिक कर रखे हैं, कितने हो जाएंगे, 75। तो ये साइकोलॉजिकल असर पड़ता है जो आपको बूस्ट करता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो नहीं होने देता। अरे वाह, मैं तो 80 क्वेश्चन कर लिए, मैंने 75 क्वेश्चन कर लिए। तो इसलिए अटेम्प्ट ऑर्डर आप जरूर डिसाइड करें कैसे करना है। टिक लगाते जाए पेंसिल से तुरंत ही, इसको तुरंत जो पेन है, पेंसिल है, उसको तुरंत सस्पेक्टेड है तो तुरंत कर दें कि ये हो सकता है इसको ऑप्शन, बाद में उसको चेंज भी नहीं करें। क्योंकि मैंने एक स्टडी में या अपने बातचीत करते करते बताया है
कि जितने लोग ऐसा करते रहे हैं वो अपना कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अनसीन पैसेज के बारे में एक बहुत स्पेसिफिक बात बताना चाहता हूं। अनसीन पैसेज के बारे में हम पहले ये कहते थे, हम जब बचपन में सुनते थे कि आप अनसीन पैसेज को बार बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। और मैं उसका दूसरा थोड़ा अपोजिट वर्ग आपको बता रहा हूं, आपको अनसीन पैसेज बार बार नहीं पढ़ना है, आपके उसके प्रश्न जो दिए गए हैं, क्वेश्चन जिनके आंसर आपको करना है, उसको बार बार पढ़ना है कि ये क्या है। पहले क्या होती थी कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा क्लू मिल जाता था जो हमें ये बता देता था इसका आंसर यहां से शुरू होते हैं। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, इन्होंने ये करना शुरू कर दिया है कि अब ये उस टॉपिक को तो नहीं लेते हैं, उस टॉपिक को तो नहीं पकड़ते हैं, लेकिन उसमें से उसके सिमिलर वर्ड या एंटोनिम्स उसका यूज करने लगे हैं। तो आपको उससे नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन से नहीं पता चलेगा, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न अगर पता है, क्वेश्चन आपने पढ़ा कि इसका क्या भाव है, ये क्या पूछना चाह रहा है, तो आप अनसीन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अनसीन ना पढ़ें, आप उसके आंसर जो पूछे जाने, जो आंसर देने हैं वो प्रश्न पढ़ें, और एक बार नहीं कई बार पढ़ें, आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। दूसरा, एक जो कथन और असर्शन होते हैं और रीजन होते हैं, कारण जो होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग इसमें डीप में चले जाते हैं वो अपना क्वेश्चन गलत कराते हैं, अधिकतर ऐसा मैंने पाया है लोगों से बातचीत करते हुए, क्वेश्चन करते हुए। तो मैं एग्जाम्पल देता हूं, देखो यहाँ पे एक, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। अभी ये आपकी बुक का ही एक मैंने क्रॉप किया हुआ है, जिनके पास ये बुक है, नवीन आयाम का पुस्तकालय सूचना विज्ञान पार्ट 2 उसी का है। सब्जेक्ट गेटवे, मैं पढ़ता हूं, सब्जेक्ट गेटवे जानकारी खोजने के लिए सभी विषयों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है। पढ़ रहे हो आप लोग इसको? हेलो, Yes, sir. आप इसको पढ़िए, देखिए इसमें ही आंसर छुपा हुआ है। सब्जेक्ट गेटवे जानकारी खोजने के लिए सभी विषयों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है। अभी मैंने क्या कहा था, अभी सब बताया था कि जो सब्जेक्ट डेटाबेस है वो अलग अलग है सबके, देखो, और यहां क्या कह रहा है, सभी विषयों के लिए। तो क्या हो गया, ये क्या हुआ, इसका आंसर गलत हो गया ना? Sir, A गलत है सर। ये पहला गलत है ना, देखो बहुत छोटा है, इसी में आंसर छुपा हुआ है, इसलिए मैंने लॉजिकली इस क्वेश्चन को लेके आया आपके लिए। सब्जेक्ट गेटवे जानकारी खोजने के लिए सभी विषयों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है, गलत है। सब्जेक्ट गेटवे हमने बताया डेटाबेस में, सब्जेक्ट जो डेटाबेस है उसमें बताया कि केवल पर्टिकुलर डेटाबेस की सब्जेक्ट की ही जानकारी वो प्रोवाइड कराते हैं, बाकी किसी की नहीं कराते हैं, ठीक है ना? गलत है ना? सब अब इसका रीजन देखिए, सब्जेक्ट गेटवे विषय और कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा विकसित किए जाते हैं। अब क्या है, जब हम सर्च करेंगे तो उसके जो टेक्निकल वर्ड है ना, टेक्निकल वर्ड है वो हम कैसे सर्च करेंगे, जब तक हम उसमें टेक्निकल वर्ड डालेंगे नहीं, क्वेरी में सर्चिंग में नहीं डालेंगे, तब तक नहीं भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, हमें कंप्यूटर की जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसको कीवर्डिंग सर्चिंग के लिए आपने रिसर्च पेपर में देखा होगा, उसमें कीवर्ड दिए जाते हैं कि हमारे पेपर को किस किस तरीके से या हमारे शोध को किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट गेटवे विषय और कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल क्लियर है, इसमें ज्यादा जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना? तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। अब आंसर जो भी हो आप देख लेना, ठीक है ना? अब मैं यहां बात करता हूं एक और चीज की कि सर हम एग्जाम टाइम पे बहुत अपना रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो हमने उसके लिए एक और चीज मुझे बताई थी, मैंने भी बता दूं, एक छोटा सा वर्ड है समझदारी। 5 शब्दों का शब्द है, वर्ड 5 अक्षरों का ये वो बना हुआ है, समूह है एक, समझदारी। तो समझदारी क्या होती है, उसके लिए मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लेके आया, निकाल के लाया आप लोगों के लिए। समझदारी से तात्पर्य किसी भी परेशानी या कार्य में जितने विकल्प हैं उनके बीच सही विकल्प चुनकर निर्णय लेना समझदारी कहलाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमने बचपन में मुहावरे पढ़े होंगे,
सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मतलब दोनों काम हो जाए, नुकसान किसी का ना हो। ऐसे ही संबंध, ऐसे ही किसी के बारे में और एक एग्जांपल देता हूं। किसी की बुक लेनी, सपोज दैट मेरी बुक लेनी है, या किसी से अपने विषय के लिए आप बुक खरीद रहे नेट की तैयारी के लिए, तो उसके बारे में हमें 2-3 चीजें तो बिल्कुल क्वेरी करनी है। उसके कंटेंट्स मंगा लेने चाहिए, कुछ क्रॉप पेप मंगा लेने चाहिए, जो उनके देख के समझ के इसमें क्या दिया जा सकता है उसको जरूर देखें। नहीं मिलती है उसको उसके कांटेक्ट करें कि हमें इसके कुछ पेज साइट पे अवेलेबल नहीं है, या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो पर्टिकुलर पब्लिशर से बात करें, उससे जाकर के क्रॉप पेज मंगाएं, कंटेंट मंगाएं और उसके रिव्यू देखें। इसके बाद उस पर उस बुक को लेना है नहीं लेना है ये डिसाइड करें। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं। रावण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, क्या इन सबको ताकत से हराया जा सकता था? यस या नो? रावण को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को क्या ताकत से हराया जा सकता था? यस या नो? नो सर। जब इनको ताकत से नहीं हराया जा सकता था तो हमें क्या करना है, यहां हमें फिर समझदारी दिखानी होती है। समझदारी दिखानी क्या करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रावण को मारना है तो कहां मारना है? नाभि में मारना है। भीष्म पितामह को अगर हराना है तो उनके सामने ये स्त्री को लाना है। द्रोणाचार्य को हराना है तो अश्वत्थामा नाम के व्यक्ति का, उसके नाम का प्रयोग करना है, क्योंकि उनके बेटा था, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते थे। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें समझदारी कैसे काम करती है, ये मैंने इसके एग्जाम्पल छोटा सा दिया है। इसीलिए कहते हैं रटो मत, समझो, उसको पिक्चराइजेशन करो। बहुत आसानी से जो करना चाहते हो कर सकते हो आप आसानी से, ठीक है ना। अब मैं अगला, इसी पे अगला इसका एक और ऑब्जेक्टिव लेता हूं, कथन वाला एक और लेता हूं। देखिए इसको पढ़िए आप। कौन पढ़ेगा? आप पढ़िएगा, आप पढ़िए, कोई एक लोग पढ़िएगा आराम से, तेज आवाज थोड़ा सा। सभी अकादमिक पुस्तकालय मोबाइल प्लेटफॉर्म पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, यस या नो? समझो, सभी जो एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं, जो जहां पे विद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, आईआईटीज हैं, बाकी सारे विद्यालय मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म पे सभी सेवा उपलब्ध कराते हैं, यस या नो? नो सर। नहीं कराते ना, बिल्कुल क्लियर है। तो ये भी क्या है? फॉल्स है, ये गलत है। अब आ जाओ नीचे, अगला वाला कोई करिए प्रोनाउंसिएशन नीचे वाले का। मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिक पुस्तकालय सेवाओं की मांग करता है। जो एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं वो अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि हमें लाइब्रेरी न जाना पड़े, या लाइब्रेरी तब जाना पड़े हम जब कैंपस में हो। अगर कैंपस में नहीं है, घर बैठे हैं और हमें मोबाइल पे मिल जाए, तो ये सब चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ। तो ये सही, सब ये चाहते हैं। तो आंसर बिल्कुल क्लियर हो गए, ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। तो इसलिए बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके आया था मैं आपके लिए कि इनको पढ़ते ही समझ में आ जाता है। मैं बताऊं, मैंने जितनी बार एग्जाम दिए हैं 15 में 15 मेरे सही हुए हमेशा इस बार को, क्योंकि थोड़ा सा अपना अगर अपना माइंड वाइड रखेंगे, बहुत ज्यादा घुसेंगे नहीं। एकेडमिक लाइब्रेरी का मतलब समझ रहे, जिनमें रोज बच्चे स्टूडेंट आते हो जाते हो, बहुत बेसिक क्लियर है। अगर सोसाइटी आपने पढ़ी है, एकेडमिक लाइब्रेरी पढ़ी है, पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ी है, तो बहुत छोटी सी बिल्कुल है, जहां बच्चे रोज आना जाना हो, तो रोज क्लास फिजिकली अटेंड करते हो, वो एकेडमिक लाइब्रेरी कहलाती है, ठीक है ना। इन दोनों को पढ़ने के बाद हमें लगता नहीं कहीं भी कोई किसी को प्रॉब्लम होगी। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखें, किसी के कहने बहकावे में ना आए, अपने हिसाब से काम करें, एग्जाम में किसी की सलाह ना लें, ये बहुत ध्यान रखें। देखिए दूसरा एक और एग्जाम्पल देता हूं, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। हम लोग जो साहित्यिक चोरी की बात करते हैं ना, प्लेजम की, पढ़िए कोई सब अगर पढ़ना चाहे तो थोड़ा जूम कर दीजिएगा। देखिए मैं पढ़ देता हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी है, उसने एक एकेडमिक है सत्यनिष्ठा, जिसको प्लेजम चेक करने के लिए बोलते हैं, संवर्धन के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्लेजम निवारण के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस नियम के अनुसार, कमेटी के अनुसार 18 में जो पास हुआ था, एक रूल्स बनाए गए थे, सेट ऑफ रूल्स। उनके अनुसार जो एकेडमिक शोध है, जो एकेडमिक रिसर्च है, प्रकाशनों का लेवल 2 अगर पकड़ा जाता है, उसके लेवल उन्होंने 4 डिसाइड किए थे। पहला 10%, 20%, 30% और 40%। 40% का मतलब ये होता है कि
कुछ भी आगे का कुछ भी हो सकता है, 30% से अगर 25% ऊपर है तो वो कुछ भी हो सकता है। इस तरह उन्होंने लेवल बनाए थे। तो अगर उस लेवल में अगर किसी की थीसिस चोरी पकड़ी जाती है कि उसने इतना कॉपी यहाँ से किया है लेवल 2 में, पहले लेवल में तो वो तो पास ही होता है कि वो उसका मान्य है रिसर्च। लेवल 2 आता है जब 10% से ऊपर जाते हैं, आपकी चोरी 20% से ज़्यादा जाती है, तब लेवल 2 शुरू होता है। अगर इस तरह की पहचान होती है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तो हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन क्या कहता है, देखिए पढ़िए, कोई पेनल्टी नहीं, 10% है तो कोई पेनल्टी नहीं, कुछ नहीं है, उसका पास है। 1 वर्ष का वेतन वृद्धि के अधिकार को अस्वीकृत किया जाए, उसका इंक्रीमेंट नहीं दिया जाए या उसको प्रमोशन ना दिया जाए, बाकी सारे ऑप्शन है। और हमारी जो बुक है पुस्तकालय सूचना विज्ञान है, जब हमने ये लिखी थी, ये एकेडमिक रूल्स मेरे पास तक नहीं आए थे, उससे पहले मैंने बनाए थे। देखिए इसमें हमारे में क्या लिखा है, देखिए हमने हाईलाइट किया है, वार्षिक वृद्धि तथा रोका दिया जाए। तो इस तरह से आप उसको कॉम्बिनेशन करके इस तरह से अगर पढ़ेंगे, नीचे और भी देखो देखो लिखा लिखा है, सुपरवाइजर बनने से वंचित कर दिया जाए। ये जैसे 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 उसका परसेंटेज लेवल 2, 3, 4 बढ़ेगा, उस तरह के ये चीजें आपको बढ़ेंगी। उसमें नीचे सुझाव भी दिए थे हमने, ऊपर उसके वो भी दिए थे, शैक्षणिक जो दंड थे उसके क्या उसको पनिशमेंट मिल सकते हैं, वो भी दिए थे मैंने, ठीक है ना। संपूर्ण सफलता पैक जिनके पास नहीं है वो मैंने बता दिया था कैसे लेना है, कैसे क्या क्या उसमें दिया गया था। देखिए मैं आपके लिए बहुत छोटा सा एक वक्तव्य लेके आया था क्या है, पढ़िएगा, मेहनत जारी रख, तेरा काम होगा, कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। अगर आप मेहनत करते रहे तो विश्वास रखिए कि आप जहां अपने आप को चाहते हैं, जिस पोजीशन पे चाहते हैं, वो जरूर होगा। खुद को, मैं एक और लाइन पढ़ देता हूं, खुद को इतना काबिल बनाना है कि पाने वाले को कद्र और खोने वाले को अफसोस हो। मतलब इतना काबिल बना लो, अगर आप प्राइवेट में छोड़ के जाएं तो उससे दुख हो कि यार ऐसा स्टाफ हमें नहीं मिला था। गवर्नमेंट में भी मूव करें तो ऐसा लगे कि यार वास्तव में उस जैसा बंदा कभी नहीं। ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। आप दोस्ती करें तो ऐसी करें जो लोग याद रखें। तो ये हमारा छोटा सा दृष्टिकोण था आपके साथ बात करने का, ठीक है ना। हमारा तो जो अपना एक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए थे एग्जाम हॉल से लेकर के आपको तैयारी कैसे करने है, मैंने खत्म किया है। अब आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। किसी को डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, वो अपना पूछेगा। हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ से ओवर हुआ है, खत्म किया मैंने। किसी को बोलना हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, जो हमारे पहली बार जुड़े हैं उनके बारे में अगर उन्होंने अगर कुछ चर्चा, जैसे हमने पुराना रिव्यू किया था, उनको बारे में पता करना, तो हम उनको वीडियो लिंक शेयर कर देंगे, बातचीत कर लें। व्हाट्सअप नंबर दिया ही है सबको। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। नाम बताते जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, कहाँ से हैं वो भी बता। नेहा सोनी सर। अच्छा नेहा सोनी, हाँ ठीक है बताइए। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था, कई लोग बोल रहे जो पेपर सॉल्व करते हैं वो लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, तो क्या सही रहता है सर पैटर्न? हमें लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन से? अगर आपने पूरा पेपर देखा है A to Z, जैसे कहते हैं ना पुराने समय में बोलते थे कि बेटा पहले पूरा पेपर पढ़ना है, पीछे तक 5-10 मिनट देना है, इसी प्रकार अगर आप पढ़ते हुए जाएंगे, टिक लगाते हुए जाएंगे, तो मुझे लगता है पीछे से सॉल्व करने में आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा और उसका रिजल्ट भी आएगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, जिसको जैसा अच्छा लगे करे, लेकिन बेनिफिट उसमें ये है, साइकोलॉजिकल असर ये होता है कि आप अगर 90 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको लगा हम तो 90 पहुंच गए हैं, 80 पे पहुंच गए, 70 पहुंच गए हैं। आप देखो, मैं छोटा सा लॉजिक बताता हूं। आप जब कहीं जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, तो जाने में जो रास्ता लगता है वो बहुत दूर लगता है, और आने में क्या होता है, आसान लगता है। अरे बहुत जल्दी आ गए वापस, जाने में बहुत टाइम लगा लेकिन आसान। ये साइकोलॉजिकल होता है, रास्ता वही है, समय वही है, सब कुछ उतना ही लगना है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल होता है कि जो चीज आपको देखने में बाद में मिलती थी वो रिवर्स आने में पहले मिलती है। हाँ सर। ठीक है ना। अगर मेरी हैबिट है कि मैं कंटिन्यूअसली सॉल्व करते जाती हूँ तो मुझे लास्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने पेपर में थोड़ा सा समय दिया है, 10 मिनट को अगर पेपर पढ़ा है आपने, 10 पेज को 10 मिनट दिए हैं, तो आप पीछे शुरू करेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर मैं ललन कुमार सिंह बिहार से। हाँ लल्लन जी, कैसे हैं?
बुक मिल गई थी हमारी? जी जी तो कुछ पढ़ा कि नहीं? जी सर, स्टडी चल रही है अभी। ठीक है, बताइए। सर मेरा कहना ये था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है मेरा सर। टाइम मैनेजमेंट तो आपको जो मॉक टेस्ट बताए ना उससे करना ही करना है। अभी प्रैक्टिस करिए डेली। आप पुराने पेपर प्रिंट निकालिए, कहीं से भी लाइए प्रिंट, आप बुक में 10 पेज चेक कर लीजिए, 10 पेज को मुझे 10 मिनट के अंदर खत्म करना है, बस टाइम मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा आपका। जो देखो उसमें क्या है, ये नहीं सोचना कि हमने 10 पेज में से हमने अगर 25 क्वेश्चन दिए गए, हमने केवल 5 कर पाए, कुछ नहीं, स्पीड बढ़ेगी। आज ये 5 कर पाए, कल 10 करोगे, 15 करोगे, 20 करोगे। एक दिन मेहनत लगेगी, एक दिन लगेगा थोड़ा ऑड है हमारा, बाकी तो काम हो जाएगा ना जी। और किसी की कोई समस्या? तो ये मॉक टेस्ट की लिंक कहाँ से मिलेगी आपकी? मॉक टेस्ट हमारे पास तो नहीं है, आप पुराने पेपर हैं बताइए तो हम प्रोवाइड करा देंगे, आप उनको देख लीजिए कैसे कर निकालना है, प्रिंट निकालना है, या यूजीसी नेट के पेपर ऑनलाइन पड़े हुए पुराने वाले उनको निकाल लीजिए प्रिंट करके, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। बुक में हमारी जो बुक है, जिनके पास पुराने क्वेश्चन की बुक है हमारी या किसी की भी है, आप उसमें 10 पेज डिसाइड कर लीजिए कि 10 पेज मुझे करना है, 20 पेज मुझे रोज डेली करने हैं, और वो कैसे कर रहे हैं आपको पता ही है। आप बिना देखें, इधर उधर देखें, आप मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया तो मैनेजमेंट कर दीजिए, क्लासिफिकेशन का है, जो भी 10 क्वेश्चन उसमें आते हैं 10 पेज में, वो आप सारे सॉल्व करने हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड सामने आ जाएगा। किसी हाँ, क्योंकि मैं आपकी बुक से पढ़ रही हूँ सर। जी सर मुझे कुछ और पूछना था सर। पूछिए। सर ऑब्जेक्टिव में तो मेरे पास बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध हो चुका है, और थ्योरी पेपर में सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपका बुक मेरे पास एक है जी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो आपका कोई